Hello everybody, welcome to the channel. My name is Poonam and this video is about things you should learn during articleship. And with this video, I will be sharing things what I have learned during my articleship period as well. Before I start with the video, I would request you all to maintain a tracker in Excel format for the things which you are learning during articleship. वैसे ज़्यादा देखो डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू राइट दोज थिंग्स विच यू थिंक दैट कि आपने बहुत अच्छा किया है, या फिर कोई ऐसी एडवाइस जिससे कि क्लाइंट का फ़ायदा हुआ, जिससे कि क्लाइंट ने आपको अप्रिशिएट किया हो या फिर आपके प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट किया हो. सो मेन बेसिक चीज़ें वही आप ट्रैकर में मेंटेन करें. ऐसी छोटी छोटी बातें अगर लिखने चाहेंगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. ओके, सो बेसिक एक्सेल ट्रैकर मेंटेन करना है जिसमें आप क्लाइंट का टर्नओवर, क्लाइंट का क्या काम किया आपने उस ड्यूरिंग, आपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दी, या फिर आपकी क्या अचीवमेंट रही, मेजर अचीवमेंट. ओके, क्लाइंट का किस सेक्टर में है, क्लाइंट सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडर है, क्या है, उसमें क्या रोल था आपका, उस क्लाइंट के लिए आपने क्या काम किया है. ओके, सो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है. ठीक है, तो आप कभी भी कर सकते हैं ऐसा. मंथ में एक बार उस मंथ का आप एनालिसिस करिए और फिर उसके बाद अपने ट्रैकर को फिल कर लीजिए, या फिर आप वीकली भी कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, कि आपके पास कितना टाइम है. इट टोटली योर चॉइस. ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग दिस ट्रैकर. ओके, सो आपने देखा होगा बिग फोर में ये कल्चर है कि वहाँ पर आपको ट्रैकर फिल करना होता है कि आपने ये टास्क किया, ये काम किए हैं इस क्लाइंट के लिए. सो आप किसी भी फॉर्म में काम करें, आप ये ट्रैकर मेंटेन करिए. ये इसलिए काम आएगा आपके, बिकॉज जब आप आफ्टर क्वालिफिकेशन, जब आप सीए क्लियर कर लेंगे, जो भी इंटरव्यू देंगे उसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो आपके सिर्फ और सिर्फ आर्टिकलशिप के ऊपर ही बेस्ड होंगे. आप उस 3 साल बाद अगर याद करेंगे तो शायद ना याद आए. इसीलिए आपको ये रिटर्न ट्रैकर एक मेंटेन करना है. तो इससे क्या होगा, जिस टाइम आप इंटरव्यू देंगे ना, उस टाइम आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा. आप ऑलरेडी एक दिन पहले अपना इंटरव्यू से पहले ट्रैकर को रिवाइज कर सकते हैं और आप बेझिझक अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू में. इनफैक्ट ये सिर्फ आर्टिकलशिप के लिए ही वैलिड नहीं है ये पॉइंट. आप जब भी पोस्ट क्वालिफिकेशन भी कोई कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ के भी आपको अपनी मेजर अचीवमेंट्स, आपको मेजर रोल, आपका कोई मेजर एडवाइस, ये सारी चीज़ें ना आपको नोट करके रख लेना चाहिए. बिकॉज उसके बाद जब आप स्विच करते हैं कंपनी, तो आपसे क्वेश्चंस लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही पूछे जाएंगे. ओके, सो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें रिटर्न में रख लेनी चाहिए अपने पास, ताकि उस टाइम आपको अपने दिमाग पे इतना फोर्स ना डालना पड़े सोचने में. ओके, सो ये सारी बातें थी. अब स्टार्ट करते हैं विद अ वीडियो. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इज इनकम टैक्स रिटर्न. आपको ITR फाइल करनी सीखनी है. जो सॉफ्टवेयर उस सी फॉर्म में है उससे तो सीखना ही है, साथ ही आपको ई फाइलिंग वेबसाइट पे जो जावा यूटिलिटी होती है और एक्सेल यूटिलिटी होती है, उन दोनों से भी आपको सीखना है कि कैसे फाइल करते हैं. तो बेसिकली आपको ई फाइलिंग, या अब जो कहें इनकम टैक्स इंडिया की जो वेबसाइट है, लेटेस्ट वेबसाइट, उसको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है. ओके, और आपको लॉगिन क्रिएट करना आना चाहिए, आपको पासवर्ड ब्रेक कैसे करते हैं ये सब आना चाहिए. ठीक है, कि इन द कोई भी चीज़ें आपके पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, उस भी केस में आप पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे किसी क्लाइंट का, ये भी आप सीखिए. सो उसके साथ ही आपको जो रिटर्न है, ITR है, वो डिफरेंट पर्सनस की सीखनी है. इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल में हो गए आपकी सैलरी, या बिजनेस करते हैं, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, या कैपिटल गेन्स की रिटर्न भी आपको सीखनी चाहिए. कोई ना कोई एक रिटर्न सारी चीज़ों पे, जो भी इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज है, उन सब के लिए आपको एक ITR सीखनी है. सो जो भी क्लाइंट्स ऑफिस में हैं, आपको लगता है कि इस क्लाइंट में ये है, कैपिटल गेन्स है, तो आप उस क्लाइंट का रिटर्न फाइल करके देखिए. ओके, सो देखिए, इंडिविजुअल में आपको अगर सैलरीड पर्सन का फाइल कर रहे हैं तो सैलरी में ये भी देखिए कि एरियर्स की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं. अगर कोई सैलरी का एरियर्स आता है, जनरली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में होता है. ओके, सो ये वाली चीज़ हो गई. और उसके साथ ही आपको ITR में सीखना है कि ITR की रिवीजन कैसे करते हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए. मैंने अपने टाइम में ये भी सीखा था कि किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उस पर्सन का जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसमें कैसे ऐड करते हैं. उसके बाद क्या होता है, जो डेथ हो गई जिस पर्सन की, उसकी पैन तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो उसका लॉगिन भी हट जाता है. लेकिन हटने से पहले हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लॉगिन में उस पर्सन का पैन को ऐड करना होता है. तो फिर क्या होता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका लॉगिन करते हैं, तो वहीं से उस लॉगिन में 2 पैन के ऑप्शंस आते हैं, एक उस पर्सन का खुद का और जिसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका. तो इस तरीके से एक डेथ वाले पर्सन की रिटर्न इस तरीके से होता है, उसका जो भी पेंडिंग काम होता है इनकम टैक्स से रिलेटेड. ओके, सो जो भी इंटीमेशन नोटिस आते हैं, आपको वो भी सीखना है कि उसका रिप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पे कहाँ पे जाके किसका रिप्लाई, डिमांड का रिप्लाई कैसे करना है. इसके साथ ही मैं कहूँगी कि आप कंपनी के रिटर्न भी ज़रूर फाइल करके देखें, ITR 6 अलॉन्ग विद मैट फॉर्म 29B. ये भी आप ज़रूर फाइल करें अगर आप उस फॉर्म में कंपनी की ITRs होंगी. ओके, सो पार्टनरशिप फॉर्म का भी देख सकते हैं आप, HUF की भी फाइल करके देख सकते हैं. अगर LLP है क्लाइंट तो उनके भी फाइल करिए, और ट्रस्ट है तो उनका भी कर सकते हैं फाइल. ओके, अगला है अकाउंटिंग. आपको सीखनी है यहाँ पे डेटा एंट्री. टैली है या बिजी है, जो भी सॉफ्टवेयर है उस फॉर्म में आप वो सीखिए.
उसको प्रॉपर तरीके से सीखिए। ओके, और डेटा एंट्री में आपको सीखना है कि किसी इंडिविजुअल की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, किसी पार्टनरशिप को कैसे मेंटेन करते हैं, और कंपनी जो होती है उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है। ओके, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपनी का जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसके साथ ही आप ये सीखिए कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं टैली में। ओके, टैली से ही शेड्यूल 3 का फॉर्मेट निकल जाता है, आप ये भी लर्न कर सकते हैं। और डेटा एंट्री में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डेबिट क्रेडिट का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके जो भी हैं वो सब सही से बन जाएंगे। टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं, जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं, परचेज वाउचर चलाने आने चाहिए, आपको सेल्स वाउचर चलाने आने चाहिए। सो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। और टैली में फीचर भी होता है जीएसटी रिटर्न और टीडीएस रिटर्न प्रिपरेशन का, तो वो भी आप लर्न कर सकते हैं। जीएसटी का जो रिटर्न है प्रिपरेशन फैसिलिटी है टैली ने जो दिया है वो काफ़ी अच्छा है, वो आप यूज़ करना सीख सकते हैं। ओके, तो टैली में 2 पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक तो अकाउंटिंग, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए आप बुक्स राइट करते हैं तो आप एक राइटर हो गए। ओके, एंड अगर आप किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं तो और वो आपको टैली का डेटा देते हैं तो उस टाइम आप एज ए ऑडिटर एक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्रिएशन मॉडिफिकेशंस का राइट नहीं होता है। तो ऑडिटर के क्या फीचर्स है टैली में वो भी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस का जो कंसेप्ट है, टीडीएस का जो काम है ना, वो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन भी बहुत काम आएगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में टीडीएस एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, सो आपको टीडीएस में क्या सीखना है, टीडीएस में आपको सीखना है कि पहले तो सबसे पहले टीडीएस पे लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे कितने ऑप्शंस आते हैं, एक एज ए डिडक्टर आता है और एज ए टैक्स पेयर आता है। ओके, सो दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको जानना है। ओके, और टीडीएस फाइल करने का कैसा ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन होता है। टीडीएस फाइल करने के लिए भी 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ई फाइलिंग के थ्रू कर सकते हैं और एक टीडीएस ट्रेसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं फाइल करने के। ओके, सो टीडीएस प्रोविजंस आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ ही आपको 24Q 26Q क्या होता है, उसको कैसे फाइल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और फॉर्म 16 और 16A में क्या डिफरेंस है, कब कब डाउनलोड होता है फॉर्म 16, ठीक है, ईयरली होता है या क्वार्टरली होता है। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड उसके साथ ही अगर आप सपोज चलान, क्योंकि टीडीएस में हम हर महीने 7 से पहले हम टीडीएस चलान डिपॉजिट करते हैं, सो इन केस आप चलान डाउनलोड करना भूल गए तो उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये आपको आना चाहिए। कि आप टीडीएस ट्रेसिस का जो चलान फाइंडिंग का ऑप्शन है वो आप कैसे यूज़ करके आप चलान ढूंढ सकते हैं, बिकॉज रिटर्न में हमें चलान नंबर्स एंड ऑल डालने पड़ते हैं, राइट। सो और आपको रिवाइज करना तो आना चाहिए, रिवीजन आपको आना ही आना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या अगर एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर कर रखे हैं तब तो वहाँ पर आपका जो वो कंसल्टेंट है वो सारे काम कर देगा। बट अगर इंटरनली आपको ही सारा काम करना है तो आपको वहाँ पे सारे ऑप्शंस आने चाहिए कि रिवाइज कैसे करते हैं, बिकॉज रिवीजन ना कॉर्पोरेट्स में बहुत होते हैं, एवरी टाइम नाउ एंड देन होता रहता है रिवीजन्स, तो रिवीजन्स तो आना चाहिए। सपोज कि आपने ओरिजिनल रिटर्न में चलान नहीं ऐड किया था, कोई चलान भूल गए या फिर कम डिपॉजिट हुआ था बाद में डिपॉजिट करा, तो उस चलान को हम रिटर्न में ऐड कैसे करेंगे रिवीजन करते वक्त, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको लर्न करनी है। तो टीडीएस का जो भी सॉफ्टवेयर है वो आप सीखिए, अगर वेबटेल है तो वेबटेल सीखिए, बिकॉज एक्सेल वाला जो फॉर्मेट यूटिलिटी होता है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉर्पोरेट्स में, बिकॉज नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज़्यादा होती है। ओके, उसके साथ ही आपको 26Q भी आना चाहिए फाइल करना, आपको पता होना चाहिए। ओके, जब भी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी होती है तो वो 26Q भी डिपॉजिट होता है, कैसे होता है ये सब आपको लर्न करना है, ये आपको पर्सनल लाइफ में बहुत काम आएगा। सो आपको पता होना चाहिए कि टीडीएस में कौन सा फाइल्स क्या होती है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट क्या होती है, और अगर आपको 26AS डाउनलोड करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंट्रीज होती है तो वहाँ पर PDF फाइल डाउनलोड नहीं होती है, वहाँ पर एक्सेल फाइल होती है डाउनलोड, और उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है जिसको आने में 2-4 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैक्स ऑडिट। सो टैक्स ऑडिट के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं और सबसे ज़्यादा आपकी जो एडवाइसेस हैं वो इसी टाइम आते हैं। देखिए, टैक्स ऑडिट में आपको अच्छे से फॉर्म को अच्छे से आपके सारे क्लॉजेस पता होना चाहिए, और उसके साथ ही फॉर्म को फिल कैसे करना है। उसमें कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं जहाँ पे फिलिंग के टाइम में ना बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ग्रेजुएटी वाला है, और लास्ट ईयर हमने जिसपे की टीडीएस नहीं डिडक्ट किया था जो डिसअलाउ किया था, इस टाइम अलाउ करना है। सो ग्रेजुएटी और एक और है लीव एनकैशमेंट, ये सारी चीज़ें हैं ना जो उस टाइम फाइल करते हैं ना टैक्स ऑडिट, तो वहाँ पे दिक्कतें आती है। तो ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वाले जो क्लॉजेस जो कवर करते हैं ना, ये आपको अच्छे से लर्न करना है इस टाइम में। सबसे पहले तो आप इसमें चेकलिस्ट एक टैक्स ऑडिट की हमेशा अपने माइंड और अपने टिप पर रखें। टैक्स ऑडिट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, बेसिकली चेकलिस्ट। ओके, और अब तो यूडीआईएन का कंसेप्ट है, तो यूडीआईएन के साथ कैसे करना है आपको ये भी आना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर से आप फाइल कर रहे हैं टैक्स ऑडिट फॉर्म्स वो तो आप करिए, साथ में आप ई फाइलिंग के थ्रू यानी कि इनकम टैक्स वेबसाइट से कैसे फाइल करते हैं ये भी आपको आना चाहिए, बिकॉज हर जगह आपको हो सकता है सॉफ्टवेयर ना मिले। कॉर्पोरेट्स जो होती है वो टैक्स ऑडिट फॉर्म्स फाइल करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं रखते अनटिल एंड अनलेस उन्होंने बाहर से कोई कंसल्टेंट हायर कर रखा है, तो अदरवाइज आपको खुद से ई फाइलिंग या इनकम टैक्स पोर्टल है वहाँ से आपको आना चाहिए।
मैं इनकम टैक्स वाला जो यूटिलिटी है वो यूज़ करने के लिए इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको यूटिलिटी में भरना होता है। जब मैंने यात्रा ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मुझे यूटिलिटी में ही फॉर्म को फिल करना था टैक्स ऑडिट का, वहाँ कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। सो वो यूटिलिटी मैं फर्स्ट टाइम फिल किया था और काफ़ी सिंपल होता है, इन्हें जावा रन किया और चल जाएगा यूटिलिटी। ओके, उसका एक PDF बना के ऑडिटर को दे देते थे एंड वो वर्ड टू वर्ड पूरे चेक करते थे। तो इस तरीके से होता था। नेक्स्ट है ROC रिलेटेड वर्क, कंपनी रिलेटेड वर्क। सो ये काम जो है ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है ये पॉइंट, बट हर CA फॉर्म में ये काम आते ही हैं। सो आपको भी ये काम सीख लेना है, बस सीखना है। ओके, सो इसमें आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, इसमें ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है, ये जो बेसिक काम आते हैं ना आप उतना सीखिए, उससे ज़्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि आप ROC का काम अगर आर्टिकलशिप में सीख लेते हैं तो जो CA फाइनल की जो लॉ है उसको स्टडी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया होता है कि प्रैक्टिकल में हाँ ये ऐसे से काम करता है। सो जो भी आप पढ़ते हैं ना उसको आप एक्चुअली रियलिटी से रिलेट कर पाते हैं। सो इसलिए सीखने का ये फ़ायदा है। ओके, सो इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कैसे फाइल होते हैं, FC4 MGT7 ये कैसे फाइल होते हैं, ये सब अगर आप सीख लेते हैं तो आपका जो थ्योरेटिकल स्टडी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया होता है। ओके, नेक्स्ट इज GST में आपको वही GST 1 और GST 3 भी कैसे फाइल करते हैं, 2 का GST 2A का रिकन्सिलेशन, 2A 2B का रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं, ये आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए। बस इसमें इतना ही बेसिक है। बाकी किसी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कैसे करते हैं, और उसके साथ ही अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं और सामने से कोई क्वेरी आती है तो उस क्वेरी का आंसर कैसे देना है, पोर्टल के थ्रू ही होता है आप तो सब कुछ। ओके, सो वहाँ पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो भी क्वेरीज आती है उसका आपको ऑनलाइन सबमिशन कैसे करना है, रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना है। ओके, अगर आपको से सपोज अगर आप SEZ को सप्लाई तो उसके लिए आपको LUT कैसे अप्लाई करना है, ये आपको सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सो बेसिकली जो भी GST पोर्टल है उसको आपको अच्छे से एनालाइज करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी देखना है कि अमेंडमेंट कैसे करने हैं इनवॉइसेज में, ठीक है, या फिर कोई इनवॉइसेज आप लास्ट टाइम भूल गए थे तो नेक्स्ट मंथ कैसे ऐड करना है। जब स्टार्टिंग में नया नया GST आया था ना तब इंटरव्यू में ना इस बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते थे कि अमेंड कैसे करेंगे, अगर कोई इनवॉइस भूल गए तो कैसे ऐड होगा। तो ये सारी क्वेरीज ना उस टाइम इंटरव्यू में ना बहुत पूछते थे ये वाले क्वेश्चन, बट अब तो ये चीज़ें कॉमन हो गई है तो शायद ना पूछे। और अब तो GST ऑडिट पे हट गया है उतना, तो ऑडिट के ऊपर भी आपकी कम से कम क्वेश्चन होंगे। अब जो क्वेश्चंस है ना वो ज़्यादातर ना 1, 3B और रिकन्सिलेशन के ऊपर आते हैं। रिकन्सिलेशन जो कॉर्पोरेट्स में है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें हम रिकन्सिलेशन करेंगे मैनुअली या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है MS ऑफिस में आप एक्सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही आपको अपने आर्टिकलशिप में अच्छे से अपना हैंड जो है एक्सेल पे हाथ अच्छे से बिठाना है। ओके, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसका क्या शॉर्टकट होता है तो आपका काम जल्दी हो जाता है, तो वो शॉर्टकट को आप अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको गूगल करना है, ठीक है। सो मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाए थे लास्ट ईयर एक्सेल के ऊपर कि कौन कौन से कॉमन फॉर्मूलाज हैं जो कि कॉर्पोरेट्स में यूज़ होते ही होते हैं एवरी नाउ एंड देन। सो वो वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं फॉर्मूलाज की कौन कौन से कॉमनली यूज होते ही होते हैं, ताकि आप वो फॉर्मूला सीख लें। ओके, तो उससे आपका काम जो है वो इजी हो जाएगा। VLOOKUP, HLOOKUP ये सब तो आपको आना ही चाहिए। ओके, साथ ही थोड़ा बहुत आप वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी कंटेंट अगर आप राइट करते हैं ना या कोई भी लेटर प्रिपेयर करते हैं तो उसको अच्छे से आप प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्ड का आइडिया होना चाहिए। और अगर आपको PPT बनाने का मौका मिलता है तो आप PPT भी सीखिए, दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज टू योर प्रोफाइल। अगला पॉइंट है ऑडिट के ऊपर। ऑडिट में कवर करते हैं हम स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड बैंक ऑडिट्स। ओके, सो देखिए बैंक ऑडिट का मैं कहूँगी अगर आपके कंपनी अपने फर्म में अगर बैंक ऑडिट करने का एक भी मौका मिलता है ना तो आप उसको बिल्कुल भी गवाइएगा नहीं। एक बैंक ऑडिट अपने लाइफ में ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज आगे चल के आपको वो बैंक ऑडिट करने का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा कभी। सो आर्टिकलशिप का ही टाइम है जब आप बैंक ऑडिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, अनटिल अनलेस आप कोई CA फर्म ज्वाइन करते हैं। ओके, सो बैंक ऑडिट करने का मौका मिले तो डेफिनेटली सीख लीजिए। ओके, एंड उसके साथ ही अगर इंटरनल ऑडिट, देखिए इंटरनल ऑडिट में अगर आप एक्सपर्टीज़ कर रहे हैं या फिर अगर इंटरनल ऑडिट में आपको अच्छा लगता है तो उस पर आप एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं, आगे चल के आप उसको अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। एंड वैसे ही होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में देखिए छोटी फर्म्स में क्या होता है जनरली कि हमें क्लाइंट पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम वहीं बैठे बैठे फॉर्म पे ज़्यादातर क्या होता है हम बुक्स भी खुद ही प्रिपेयर करते हैं और ऑडिट भी खुद ही कर देते हैं। MSME कंपनीज में ज़्यादातर यही होता है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि एक अच्छा स्टैट्यूटरी ऑडिट ज़रूर कर ले अपने आर्टिकलशिप के पीरियड में, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना इंटरव्यू के टाइम में, आप उसका आंसर करने के लिए ना कैपेबल होंगे। इसीलिए एक अच्छा स्टैट्यूटरी ऑडिट की बड़ी फर्म्स कैसे करती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको प्रोसेस आना चाहिए। ओके, सो
जितना भी आप MSME का कर ले, अगर आप जब तक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैट्यूटरी ऑडिट पूरे प्रोसेस से नहीं करेंगे ना, तब तक स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक्चुअल एक्सपीरियंस आप नहीं गेन कर पाएंगे। इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको जो बिग 4 या जो टॉप 10 फर्म्स है उनका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फर्म में किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कनेक्ट करिए और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इस ऑडिट पे चलूँ, बिकॉज जब भी वो क्लाइंट पीस पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स उनके जो प्रिंसिपल है वो तो उनको फॉलो कर नहीं रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट कैटेगरी जो है वो है अदर्स। इस काम के अलावा जो भी बचते हैं अदर्स, छोटे मोटे काम, वो हम उसको अदर्स में कैटेगराइज करते हैं। ओके, और इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट, वो है कि आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है उनको भी आपको विजिट करना है लाइफ में एक बार, अपने आर्टिकलशिप की टेन्योर में एक बार, चाहे वो वैट डिपार्टमेंट हो, GST डिपार्टमेंट, ओके, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या फिर TDS का डिपार्टमेंट हो, आपको एक बार ज़रूर विजिट करना है। इनफैक्ट जो मैं आर्टिकलशिप में थी तो मेरे साथ जो बंदे थे, अगर जैसे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी तो अब मुझे भेजा गया, तो क्या करते थे कि वो जो सामने वाला जो साथ का था, जिसको एक्सपीरियंस लेने का बहुत ही मन करता था, तो वो सामने वाला छुट्टी ले लेता था उस दिन ऑफिस की, और मेरे साथ वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को विजिट करने चले जाते थे। सो इस तरीके में हम एक दूसरे की हेल्प करते थे, और आप भी कर सकते हैं। बिकॉज हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल में जाइए, मीट करिए, ये काम करवा के लाइए, और हो सकता है कि किसी और को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हों। तो इस केस में हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। ओके, इससे क्या होता है कि आपको रियलिटी ऑफ सिस्टम पता चल जाएगा, वहाँ के ऑफिशियल्स कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, ठीक है, कैसे आपसे लाइक एक पैन का इशू था, उसका पैन ना डुप्लीकेट था, तो उस टाइम मैं गई थी तो वहाँ पे जो भी ऑफिशियल थी उनसे बड़ी बहस हो गई थी। सो वो काम कैसे हमने रिजॉल्व करा, ये सब प्रैक्टिकली जब आप डिपार्टमेंट में जाके करते हैं ना, तब आपको आइडिया लग जाता है। तो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तब तक कोई और आपको अपना एक्सपीरियंस बताए बिना तब भी आपको उस पर बिलीव नहीं होता। तो जब आप रियलिटी वर्ल्ड में एंटर करते हैं ना, डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिशियल से मीट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रैक्टिसेस क्या फॉलो होती है। तो छोटी फर्म्स में देखिए डील्स और एग्रीमेंट्स बनने के लिए भी बहुत आते हैं, CMA डेटा प्रिपरेशन के लिए आते हैं। सो आप ये सब भी काम थोड़े बहुत सीख सकते हैं। आपको इस पर एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं करनी है, बस थोड़ा बहुत सीखना है, ओके, अपने नॉलेज के लिए। और उसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इसी के अंदर अदर्स में ही IT एंड सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड। IT में है कि आपके छोटे मोटे जो भी कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज आते हैं वो आप खुद से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जब आप TDS ट्रेसिस के पोर्टल पे जाते हैं ना, जो DSC का सॉफ्टवेयर, वो जो उनका यूटिलिटी का है, वो डाउनलोड करते हैं तो उसको रन करते वक्त वो रन ही नहीं होता, इतनी दिक्कतें आती हैं, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। MCA का जो DSC वाला है वो कैसे रन करता है, ये सब में ना बड़ी दिक्कत आती है। सो ये सब आप जो IT बंदा तो होता ही है, उसके साथ में आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कि कैसे ये करना है, बिकॉज गाइडेंस तो दिया ही होता है, जो भी उनका मैनुअल होता है उसमें गाइडेंस दिया होता है, जो प्रोसेस उन्होंने बताए होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। और मैं सच बताऊँ ना, जो भी IT पर्सन होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाता, ये वाली प्रॉब्लम हमारी समझ ही नहीं पाता, तो उसको रिजॉल्व कैसे करेगा। वो सिर्फ जावा की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये जो TDS का जो DSC सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, या फिर ROC का जो है DSC सॉफ्टवेयर वो नहीं चलता है, या इनकम टैक्स में कोई DSC से रिलेटेड इशू आ गया तो उसको समझाएंगे मैंने, तो वो इतना नहीं समझ पाता है, वो एट द एंड हमें खुद ही देखना पड़ता है। ओके, सो ये IT स्किल्स पे भी आप थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली आइडिया यहाँ ये है कि छोटे मोटे कंप्यूटर के जो भी इश्यूज आते हैं ना, वो आप खुद से हैंडल करना सीखिए। हालांकि हाँ, IT पर्सन है अवेलेबल, एक फ़ोन करेंगे वो आ जाएगा, बट स्टिल आपको खुद भी थोड़ा बहुत टेक्निकल होना पड़ेगा। नेक्स्ट था पॉइंट सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स मैं आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आपको क्लाइंट्स जो भी है ना, उसके साथ आपको डील करना है। आपको अगर मौका मिल जाए ना डायरेक्ट डीलिंग का, तो आप खुद ही डील करिए, आप किसी और को मत दे दीजिए डील करने के लिए, कि आपको फील हो रहा है कि आप थोड़े से नर्वस है, आपसे नहीं होगा और आप किसी और को फ़ोन पकड़ा देते हैं। डोंट डू दैट। ओके, आप खुद से ही क्लाइंट डीलिंग सीखिए। आप गलतियाँ करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चल जाए कि हाँ किस क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसके काम को उसको एक्सप्लेन करना है एंड ऑल एवरीथिंग। सो दिस इज़ बेसिकली क्लाइंट डीलिंग। ओके, उसके साथ ही क्लाइंट्स जितना डील करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे उनसे। ओके, सो उतने ज़्यादा क्या है कि आप कनेक्शन फील करेंगे एक दूसरे के साथ, और बाद में आगे चल के मे बी हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए या आप उनके काम आ जाए। सो दोज आर ऑल पॉइंट्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, कि आपको ये सारी चीज़ें लर्न करना है ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। अगर आप मेडियोकर स्मॉल से लेकर मेडियोकर फॉर्म में हैं तो आपको ये सारे काम ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा और सीखने को भी। सो आई वुड इंसिस्ट अपॉन कि आप काम करिए और सीखते रहिए, और साथ ही अपने जूनियर्स को सिखाते रहिए। ठीक है, जो आप सीख चुके हैं वो आप जूनियर्स को ट्रांसफर कर दीजिए, और तभी तो आप दूसरे काम सीखने का आपको टाइम मिलेगा और मौका मिलेगा। ओके, सो इसीलिए सिखाने में भी कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बिकॉज कुछ लोगों को देखा है मैंने, सोचते हैं कि मैं सिखा दूंगा तो फिर मैं क्या करूँगा। जस्ट इस वाली थिंकिंग को आप साइड रखिए। ओके, सो that's all for this video. I'll see you in another video very soon. Till then, take care, and yeah, don't forget to hit the like button if you like this video, and subscribe to my channel as well.